Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और आप यदि इस चैनल पे नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये टॉपिक नंबर 2 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 11th। इस टॉपिक में हमें ये सारे सब पॉइंट्स कवर करने हैं, जिसमें से हम आज देखेंगे इंट्रोडक्शन, हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, एनालिसिस एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस। तो आज हम इतना पॉइंट कवर करेंगे। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस जो टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसका कुछ पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और कुछ आने वाले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री? तो एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री का जो सिर्फ और सिर्फ डील करता है स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। मतलब यदि मैं आपको केमिस्ट्री लैब में कोई भी सब्सटेंस दे दूं, ठीक है, तो आपको मैं कहूं कि बताइए ये क्या है, तो आप इसका क्या करोगे? पहले उसको सेपरेट करोगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करोगे कि क्या हो सकता है, और उसके बाद उसका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करोगे। क्वालिटेटिव मतलब इस सब्सटेंस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब एनालिसिस करोगे। और जो भी प्रेजेंट है उसका क्वांटिटी पता लगाओगे, दैट इज क्वांटिटेटिव। कार्बन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, फास्फोरस कितना परसेंट है। तो ये हुआ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। और ये जो पूरा स्टडी आप कर रहे हो इस अननोन कंपाउंड का, इसका पता क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस या आइडेंटिफिकेशन या सेपरेशन, उसे कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली डील करता है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस है, आइडेंटिफिकेशन है एंड सेपरेशन से। तो यहां पे एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस दो टाइप के होते हैं। पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये पता लगाना कि इसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन है। तो ये जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस वो सिर्फ और सिर्फ जुड़ा हुआ है डिटेक्शन और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ एलिमेंट इन कंपाउंड। मतलब कौन से एलिमेंट्स इस अननोन कंपाउंड में प्रेजेंट है और उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, मतलब उस केमिकल कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, या फिर केमिकल कंपाउंड किन चीजों से मिक्सचर से बना है। तो ये जो भी आप पता लगा रहे हो उसे बोलोगे क्वालिटेटिव, मतलब आप क्वालिटी पता लगा रहे हो। ठीक है, क्वांटिटेटिव मतलब अमाउंट। एक बार आपने पता लगा लिया कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो आप इन एलिमेंट्स के अमाउंट पता लगाना चाहोगे। जो ये एलिमेंट्स के अमाउंट आप एनालिसिस करोगे उसे कहेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जहां आप डील करते हो रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ दैट एलिमेंट्स इन द कंपाउंड से। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम उसे इतना स्पेशल एक चैप्टर में पढ़ रहे हैं? तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जैसे कि मैंने बताया आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए, सेपरेशन के लिए, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको एक अननोन सब्सटेंस का पूरी तरह जानकारी मिल जाए। तो ये सारे उसकी इंपॉर्टेंस है। पहला, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है
स्टडी करने के लिए जनरल, इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी। तो ये सब केमिस्ट्री में जनरल हो, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, इनमें कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स होते हैं, वो कंपाउंड्स कुछ एलिमेंट से बने होते हैं। तो यदि आप एनालिटिकल केमिस्ट्री ठीक से जानते हो तो आपको हेल्प मिलेगा उन कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे केमिकल एनालिसिस जो है वो हेल्प करता है आपको बताने के लिए कि क्या कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है आपके रॉ मटेरियल में। तो कोई भी केमिकल इंडस्ट्री हो या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, इन सबको रॉ मटेरियल का कॉम्पोजिशन जानना बहुत जरूरी है। और वो पता लगाने के लिए कौन हेल्प करता है? केमिकल एनालिसिस, दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। आप इससे जो है कॉम्पोजिशन पता लगा सकते हो इंटरमीडिएट्स का भी। तो देखिए, कभी भी कोई रिएक्शन करते हो तो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, करेक्ट? ये आप जानते हो, ये आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे। अब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो बीच में वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, ठीक है? तो रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉर्म होते वक्त पहले इंटरमीडिएट थ्रू जाता है। तो ये इंटरमीडिएट बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए जल्दी से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बट ये इंटरमीडिएट का कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए आप एनालिटिकल केमिस्ट्री का हेल्प ले सकते हो, या फिर इस फिनिश्ड प्रोडक्ट का भी एनालिसिस करने के लिए आप एनालिटिकल केमिस्ट्री का हेल्प ले सकते हो। अब जो भी हवा है, ऐसे कहते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ गया है, दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा है बट गांव में पॉल्यूशन कम है, ये कैसे पता चला? ये पता चला विद कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, मतलब उस हवा में, उस एनवायरनमेंट में जो हवा है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उससे हमें पता चलता है कि पॉल्यूशन ज्यादा है कि कम। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें हवा का कॉम्पोजिशन, स्ट्रीट पे मतलब रोड पे जो हवा है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन करने में हेल्प करता है, या फिर इंडस्ट्रियल प्लांट के आजू बाजू जो हवा प्रेजेंट है उसका केमिकल एनालिसिस में भी हेल्प करता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री एग्रीकल्चर में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो है सॉइल और फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उनका केमिकल एनालिसिस आप कर सकते हो एनालिटिकल केमिस्ट्री के हेल्प से। वो मेडिसिन में, दैट इज फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री में भी हेल्प करता है, क्योंकि मेडिसिन में कोई भी चीज के कॉम्पोजिशन में, मतलब यदि आप दो चीजों से एक दवाई बना रहे हो, वो दो चीजों का जो अमाउंट है वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। यदि उनके अमाउंट में थोड़ा भी ज्यादा कम हो जाए तो मेडिसिन जो है जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत हेल्पफुल है उधर कॉम्पोजिशन जो है मेंटेन रखने के लिए कोई भी मेडिसिन का। एनालिटिकल केमिस्ट्री का बहुत सारा एप्लीकेशन है फॉरेंसिक साइंस में भी, इंजीनियरिंग में भी और इंडस्ट्री में भी। जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वो पूरी तरह आप बोल सकते हो वो कुछ मटेरियल्स पे डिपेंड होता है, और ये मटेरियल का एनालिसिस करने में हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री हेल्प करता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो बना है क्लासिकल मेथड से, वेट केमिकल मेथड से, या फिर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटल मेथड से। तो ये जो है इतना सारा इंपॉर्टेंस है एनालिटिकल केमिस्ट्री का हमारे डे टू डे लाइफ में भी और बाकी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में भी। नेक्स्ट है एनालिसिस। तो अब हम एनालिसिस करेंगे कैसे? इतने देर से हम बोल रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो ये होता क्या है? तो जब आप देखिए, आपको कोई सैंपल लैब में आता है, सपोज आपके पास आया 2 kg ऑफ सॉइल, ठीक है, एनालिसिस के लिए। तो क्या आप पूरा 2 kg ऑफ सॉइल यूज करोगे एनालिसिस के लिए? नहीं, आप इसमें से बहुत थोड़ा सा अमाउंट, दैट इज 0.2 मिलीग्राम या फिर 2 ग्राम, इस तरह से थोड़ा सा अमाउंट यूज करने वाले हो आपके एनालिसिस के लिए, ठीक है, कि पता लगाने के लिए कि सॉइल में क्या है। तो आपको बहुत थोड़ा सा अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अमाउंट जो है इसे हम कहते हैं माइक्रो एनालिसिस, ठीक है। तो ये मिलीग्राम्स में जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे हम? माइक्रो एनालिसिस। बट यदि आप यही सॉलिड या लिक्विड सैंपल को कुछ ग्राम्स में लोगे, कुछ ग्राम्स में यूज करोगे, तो आप उसे कहोगे सेमी माइक्रो एनालिसिस। तो आप फर्क समझ गए कि माइक्रो और सेमी माइक्रो में क्या डिफरेंस है? माइक्रो मतलब बहुत कम अमाउंट, दैट इज मिलीग्राम्स में, बट यदि आप ग्राम्स में ले रहे हो तो सेमी माइक्रो एनालिसिस है। अब ये केमिकल एनालिसिस 2 टाइप में है, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी पता लगाने के लिए,
क्वालिटी पता लगाने के लिए मतलब कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो पता लगाने के लिए। तो इन मेथड्स में जो है आप प्रेसिपिटेशन करते हो। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है, आप कोई भी सैंपल ले लो, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लो, उस सोल्यूशन में आप ऐसा कुछ डालो कि उसमें जो सॉलिड कुछ फॉर्म हो जाए। पहले तो आपका स्टार्टिंग में सारा लिक्विड था, बट अब कुछ सॉलिड फॉर्म हो जाए और वो सॉलिड नीचे जो है सेटल हो जाए। जो ये सेटल हो गया इसे हम प्रेसिपिटेट कहेंगे, और इस प्रेसिपिटेट का यदि आप एनालिसिस करोगे तो उसे हम प्रेसिपिटेशन कहेंगे। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में प्रेसिपिटेशन थ्रू कर सकते हो या फिर एक्सट्रैक्शन थ्रू, कि आप कोई भी जो है ऐसे सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट कर लो, सॉलिड को दूसरे सॉलिड से या लिक्विड को लिक्विड से। उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो आप एक्सट्रैक्ट कर लो और फिर उसका एनालिसिस करो। या फिर डिस्टिलेशन मेथड से। तो डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है कि आप जो है दो सॉलिड और लिक्विड को जो डिस्टिल कर लेते हो, मतलब वेपर में कन्वर्ट करके, ठीक है, उन सॉलिड या लिक्विड को आप वेपर में कन्वर्ट करोगे और फिर धीरे धीरे उसे कूल डाउन करके वापस लिक्विड में प्योर फॉर्म में कलेक्ट करोगे और फिर उसका एनालिसिस करोगे। तो ये सारा जो मेथड है वो हेल्प करेगा आपको पता लगाने के लिए कि आपके गिवन कंपाउंड में क्या कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है, ठीक है। और ये सारा आइडेंटिफिकेशन जो है वो बेस्ड होता है कलर में, क्या कंपाउंड का कलर है, उसका स्मेल क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, या फिर उसकी रिएक्टिविटी क्या है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इससे आपको अमाउंट पता चलता है, क्वांटिटी पता चलता है। तो आपका गिवन एलिमेंट उस अननोन सैंपल में कितना प्रेजेंट है, जैसे कार्बन कितना प्रेजेंट है उस सॉइल में, या फिर उस सॉइल में आयन कितना प्रेजेंट है। तो वो अमाउंट पता लगाने के लिए आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करोगे। ये दो तरह का है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या फिर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जैसे वर्ड बताता है, आप वॉल्यूम एनालिसिस करके करोगे। ग्रेविमेट्रिक में आप जो है ग्राम, दैट इज वेट एनालिसिस करके करोगे। नेक्स्ट है केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कौन कौन से मेथड से कर सकते हो, तो वहां पे दो मेथड है। पहला है ड्राई मेथड। ड्राई मेथड में जो आपका सैंपल है, वो जो सैंपल आपको दिया है वो आप ड्राई कंडीशन में ही आप उसे यूज करोगे एनालिसिस करने के लिए। और फिर जो सेकेंड मेथड, मतलब वो एक्चुअली सेकेंड स्टेप है, जो है वेट एनालिसिस। तो वेट एनालिसिस में आप क्या करोगे, आपका जो भी सैंपल आपको प्रोवाइडेड है उसको पहले आप डिसॉल्व कर लोगे सुटेबल सॉल्वेंट में। कंपलसरी नहीं है वाटर में ही डिसॉल्व करोगे, कोई भी सुटेबल सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करोगे और फिर उसका जो है कॉम्पोजिशन पता लगाने की कोशिश करोगे। तो कोई भी अननोन सैंपल सपोज ए आपको मिल जाए एनालिसिस करने के लिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए, तो आप इन दोनों स्टेप यूज करोगे। पहले स्टेप में आप क्या करोगे, उस सैंपल ए का ड्राई एनालिसिस करोगे। ड्राई एनालिसिस में बेसिकली आप ये देखते हो कि उसका कलर क्या है, उसका ओडर क्या है, उसको थोड़ा सा जला के देखोगे कि फ्लेम का कलर क्या है, उस तरह से। तो ये जो ड्राई एनालिसिस जो फर्स्ट स्टेप है उसे हम प्रीलिमिनरी टेस्ट भी कहते हैं, जो एक्चुअली स्टार्टिंग का टेस्ट होता है। और सेकेंड स्टेप में हम वेट टेस्ट करते हैं, जिसमें हम ये ड्राई सैंपल को एक सोल्यूशन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसका कॉम्पोजिशन पता लगाएंगे। अब ये जो है केमिकल एनालिसिस वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस एपैरेटस। अब मैंने यहाँ पे जो है एपैरेटस के डायग्राम्स इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में, क्योंकि आप इस बार देखिए कोरोना की वजह से बहुत बच्चे लैब में नहीं जा पाए 10th स्टैंडर्ड में, और शायद 11th में भी नहीं पता कब लैब देखेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट्स आप कब देखोगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, इनमें से कुछ मैंने इस पीपीटी में लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हो ब्यूरेट के हेल्प से, या आप बोल सकते हो टेस्ट ट्यूब्स के हेल्प से आप जो है केमिकल एनालिसिस कर सकते हो, या फिर आप क्रूसिबल के हेल्प से कर सकते हो। तो क्रूसिबल जो है ये एक्चुअली यूज होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है या फिर बीकर्स, या फिर इवापोरेटिंग डिश, या फिर स्पॉट प्लेट, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट्स ये हैं बर्नर, वॉच ग्लास, वायर गॉज, ब्लो पाइप एंड वाटर बाथ। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके हेल्प से आप केमिकल एनालिसिस कर सकते हो। इनके अलावा भी n नंबर ऑफ मोर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट ये कुछ जनरल इंस्ट्रूमेंट्स लिए हैं मैंने।
अब जो एलिमेंट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, मतलब एलिमेंट्स पता लगाने के लिए कि आपके गिवन कंपाउंड में या सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसके डिटेक्शन के लिए जो टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस। उनमें हम पता लगा सकते हैं कि हमारे कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन या फास्फोरस प्रेजेंट है। जनरली एलिमेंट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यही कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना होता है। इसके अलावा यही कुछ एलिमेंट्स है जो आपको मिलेंगे। अब जो ये आइडेंटिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उनके लिए आप कर सकते हो फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। यदि आप वो टेस्ट कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली आपके उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। और एक बार आप वो सब कंफर्म कर लो तो उसके बाद आपको कंफर्म करना है फाइनल कि मैंने जो पता लगाया है वो एक्चुअली वो कंपाउंड है कि नहीं। उसके लिए आप जो है उस कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेक कर सकते हो, क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कोई भी कंपाउंड का एक फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो सपोज आपने यहाँ पे पता लगा लिया फंक्शनल ग्रुप टेस्ट से कि आपके पास एसीटोन प्रेजेंट है, तो या फिर कोई कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है, आपने यहाँ पता लगा लिया कोई कीटोन प्रेजेंट है, और उसके बाद उसका आपने मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट लिया और आपको मिला वो अराउंड 56 डिग्री सेल्सियस। फिर आप मैच करोगे कि कौन से कीटोन में जो है मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है, तो वो आप मैच कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस वो एसीटोन था। तो ये कैसे पता लगाया मैंने, ये सारे टेस्ट के हेल्प से। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक्चुअली बहुत ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इसलिए उसमें जो है थोड़ा सा क्वालिटेटिव एनालिसिस करना थोड़ा हार्ड रहता है, बट आप कंफर्म कर सकते हो बाय कैटायनिक एंड एनायनिक स्पीशीज का टेस्ट से या फिर अलग अलग और डिटेक्शन मेथड से। नेक्स्ट है केमिकल मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अभी हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस देखा, अब हम क्वांटिटेटिव देखेंगे। तो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो इन मेथड से कर सकते हो। आप डिटर्मिनेशन कर सकते हो परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का। तो सपोज मैंने आपको दे दिया कोई कंपाउंड लाइक CH4, तो आप पता लगा सकते हो कि कार्बन कितना परसेंट उसमें प्रेजेंट है और हाइड्रोजन कितना परसेंट, तो उसे हम कहेंगे परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। या फिर कॉन्सेंट्रेशन उस कंपाउंड का पता लगा सकते हो सैंपल में। तो सपोज मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया है ऑफ, आप ऐसे बोलिए कि H2SO4 इन वाटर, तो H2SO4 कितने अमाउंट में इस वाटर में प्रेजेंट है, वो कॉन्सेंट्रेशन पता लगा के भी आप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन दो मेथड से किया जा सकता है। पहला डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें आप ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हो। तो कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया है, सपोज एक मैंने बी नाम का इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, आप इसे हीट कीजिए। हीट करने के बाद ये क्या होगा, डीकंपोज हो जाएगा, मतलब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जब मैंने आपको ओरिजिनल बी दिया था, आप उसको वेट कर लीजिए, ठीक है, वेइंग मशीन पे क्रूसिबल के अंदर। तो आपको शायद याद होगा क्रूसिबल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता था, तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। ये जो था आपका, यहाँ पे ये क्रूसिबल था, ठीक है। तो इस क्रूसिबल के अंदर ही ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस किया जाता है। तो पहले आप जो है ओरिजिनल जो आपका सैंपल है उसको डाल लीजिए उसमें, और फिर उसे जो है आप हीट कर लीजिए। पहले सैंपल का वे कर लीजिए क्रूसिबल में डाल के। उसके बाद जो है आप वो सैंपल को दूसरे डिश में हीट कीजिए, पेट्री डिश में, और फिर वापस वेट कीजिए। तो इससे आपको जो है वेट में कुछ डिफरेंस मिलेगा, और उससे आप जो है यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हो, मतलब वेट से एनालिसिस कर सकते हो। या फिर आप वॉल्यूमेट्रिक या टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस से भी पता लगा सकते हो। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है, एक ब्यूरेट जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, वो एकदम बड़ा सा टेस्ट ट्यूब, लंबा सा टेस्ट ट्यूब जैसा ही होगा कुछ, और उसमें इधर नीचे ना ऐसे टैप जैसा बना रहता है। इसके अंदर सैंपल भरा जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद एक जो है नीचे दूसरा कंपाउंड लिया जाता है जिसमें कुछ कलर चेंजेस दिखे, और फिर उसके हेल्प से एनालिसिस किया जाता है। यहाँ पे वॉल्यूम मिलता है, वॉल्यूम को डाल के एक फॉर्मूले में कैलकुलेट किया जाता है, उसे हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं।
तो इस हिसाब से हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मूलेज और बहुत सारे कैलकुलेशंस किए जाते हैं आपको क्वांटिटी पता लगाने के लिए या फिर कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए, और ऑब्वियसली एरर्स तो आते ही हैं, तो एरर एनालिसिस करना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो जो न्यूमेरिकल डाटा होता है जो आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट के बाद मिलता है, वो एक्चुअली आपको वो न्यूमेरिकल डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपको हेल्प करने वाला है क्वांटिटेटिव कंक्लूजन में, मतलब आपको हेल्प करने वाला है फाइनली क्वांटिटी जानने में। इसलिए कोई भी एनालिटिकल केमिस्ट के लिए ये न्यूमेरिकल डाटा जो एक्सपेरिमेंट के एंड में मिल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये से जो है आपको मेंटेन रखना है ठीक से। इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है एक्यूरेसी होना चाहिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है अवॉइड करना है कि एरर ना हो। बट स्टिल यस, एरर्स आते हैं, उसे हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं वो आने वाले वीडियो में देखेंगे। बट हाँ, आज हम देखेंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से जो कैलकुलेशंस जो करना है उसे हम आसान कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो आपने बहुत बार ये देखा होगा या फिर आप देखोगे आगे कि कोई भी एक्सपेरिमेंट के एंड में कभी ऐसा बड़ा सा डिजिट मिलता है जो एक्चुअली बहुत बड़ा होता है और उसके पीछे बहुत सारे जीरोस लगे होते हैं, और कभी कभी ऐसा डिजिट मिलता है जो एक्चुअली बहुत बड़ा है बट आगे बहुत सारे जीरोस हैं। तो इसमें इतना प्रॉब्लम होता है कि इसे आप आगे कैलकुलेट कैसे करोगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता लगाना है कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये वाला आंसर है। अब इसे हम लिखे कैसे, मेंटेन कैसे रखें, या किसी चीज का वेट जो आपने पता लगाया है केमिकल एनालिसिस में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, तो उसका भी ये कैसे मेंटेन रखें। तो इसके लिए जो है सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो आपका n इंटू 10⁻⁻n लिया जाता है, जहां आपका कैपिटल N जो है वो 1 से लेके 10 के रेंज में होता है, ठीक है, सिंप्लीफाइड नंबर होता है, इंटू 10⁻n, और ये जो स्मॉल n है वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। जैसे कि ऊपर वाले केस में, आप ये वाले केस में स्टडी करोगे तो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है जीरोस आपके राइट हैंड साइड में लिखे गए हैं, और जहां ये सेकेंड वाले केस में देखोगे तो वो जो होगा वो स्मॉल n वो नेगेटिव होगा, क्योंकि जीरो जो है आपके लेफ्ट हैंड दैट इज डेसिमल के बाद लिखे हुए हैं। तो इस तरह से आप नोटेशंस को देख सकते हो। तो अब इस नोटेशन मेथड को यदि आपको अप्लाई करना है ऊपर वाले दोनों एग्जाम्पल में, तो इस तरह से अप्लाई होगा। तो पहला वाला एग्जाम्पल जो है नोटेशन मेथड के अनुसार ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है सिंपल नंबर ले लीजिए, तो सिर्फ ये नंबर लिए हमने, और हमें जो है कैपिटल N जो है एक ही डिजिट रखना है, इसलिए हम सिर्फ 6 सिलेक्ट कर रहे हैं। 6.022 ये मेन डिजिट्स है। अब आप देखिए 6 को आपने सिर्फ सिलेक्ट किया, 6 के बाद कितने डिजिट्स है वो देखना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। तो आप देख सकते हो 6 के बाद 23 डिजिट्स हैं, इसलिए हमने 6 के बाद तुरंत पॉइंट डाला है। तो इस पॉइंट को कवर अप करने के लिए हमको उसके बाद वाले सारे डिजिट्स बताने होंगे, तो हम उसे स्मॉल n के रूप में लिखेंगे, दैट इज 23। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिया है, 10⁻⁻23 लिखने की जरूरत नहीं है, इस पॉजिटिव को निगलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि जीरो हमारे राइट हैंड साइड में है, तो जो भी डिजिट्स दिए हैं उनके राइट हैंड साइड में जीरो है, इसलिए आप उसे पॉजिटिव लिखोगे। बट नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में आप देखो तो उसे इस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पे वापस आप जो है कैपिटल N एक ही डिजिट लोगे, तो वो है 1.66। बट अब आप ध्यान रखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो 1 2 3, फिर इस तरह से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है।
तो यहाँ पे पॉइंट के बाद आपके नेक्स्ट पॉइंट आने तक कितने डिजिट्स हैं 24। तो 24 डिजिट्स हैं, इसलिए हो जाएगा 10⁻⁻24। यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि हम दो पॉइंट्स के बीच की बात कर रहे हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, और यहाँ पे जो जितने भी जीरोस हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब पॉइंट के बाद है, इसलिए नेगेटिव है। तो ये हो गया आपका जो है सेकेंड वाले का आंसर। अब ये एक और एग्जांपल ले लीजिए। तो सपोज आपके पास इतना छोटा सा डिजिट है और आपको इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली आप 1 के बाद 1.5 ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। अब उसके बाद 10⁻² क्या लिखना है, तो 10⁻² यहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच का, मतलब ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच का जितना नंबर डिजिट्स है वो 1 2 3 4 डिजिट्स है, इसलिए हो जाएगा 10⁻⁻4। तो इस तरह से आप जो है साइंटिफिक नोटेशन लिख सकते हो। उसके बाद ये साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से अब आप अपने कैलकुलेशन सिंपल कैसे कर सकते हो। तो सपोज आपको ये नंबर इस नंबर में ऐड करना है, ठीक है। तो सपोज ये नंबर इस नंबर में ऐड करना है। अभी आपके पास तो कैलकुलेटर है नहीं, अब इसे कैसे करोगे, बहुत इजी है। तो आपको पहले ना यहाँ पे जो भी दोनों का एक्सपोनेंशियल है उसे सेम करना है। तो पहले वाले में एक्सपोनेंशियल 4 है, दूसरे वाले में एक्सपोनेंशियल 3 है। तो ये दोनों जो है उसे सेम कीजिए, आइदर दोनों को 3 कीजिए और या फिर दोनों को 4 कीजिए। तो मैं 4 करना प्रिफर करूंगी। तो जो फर्स्ट वाला है मैं उसे वैसे के वैसे लिखूंगी क्योंकि उसमें ऑलरेडी 4 है। सेकेंड वाले में मुझे 4 करना होगा, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पॉइंट को वापस में लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगी जिससे यहाँ पे 4 हो जाए। तो ये 6.95 हो जाएगा, 0.695 इंटू 10⁻⁻4। अब दोनों भी जो है एक्सपोनेंशियल 10⁻4 हो गए। तो ये दोनों जो 10⁻4 कॉमन है उसे हम बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट में हम सिर्फ ये वाले डिजिट और ये वाले डिजिट को ऐड करेंगे, और 10⁻4 तो ब्रैकेट के बाहर है। अब ये दोनों को ऐड कीजिए, सिंपली जल्दी से सॉल्व हो जाएगा और 10⁻4 हो गया। तो इतना है, आपका सिर्फ एडिशन करना है। तो इन शॉर्ट आपको एक्सपोनेंशियल सेम करना है, उसे कॉमन बाहर लेना है और बाकी दो मेन डिजिट्स हैं उन्हें ऐड करना है। नेक्स्ट, यदि आपको दो डिजिट्स को सबट्रैक्ट करना है तो इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू एडिशन। तो यहाँ पे वापस आपको जो है दो नंबर है, दोनों के एक्सपोनेंशियल डिफरेंट है, दोनों को पहले आप सेम कीजिए। तो आइदर दोनों को -2 कीजिए या फिर -3। मैंने दोनों को -2 करना प्रेफर किया है। तो पहले वाले जो केस में -2 है उसे ऑलरेडी हमने वैसे ही लिख दिया, बट सेकेंड केस में जो -3 है उसे -2 करना था। तो ये माइनस साइन के लिए वापस हमें 0 जो है लेफ्ट साइड में घसकाना पड़ेगा। तो हमने 0 को लेफ्ट साइड में सरका दिया वापस, और यहाँ पे हो गया 10⁻²। अब ये दोनों डिजिट में आप देखिएगा 10⁻² कॉमन है, इसलिए हमने इसे बाहर लिख दिया ब्रैकेट के। ब्रैकेट के अंदर हम सिर्फ ये वाला और ये वाला नंबर को माइनस करेंगे। तो ये दोनों माइनस करने के बाद आ गया 2.92 इंटू 10⁻²। और इस तरह से हमारे दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गए। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको जो है आपके दो डिजिट्स के एक्सपोनेंशियल को सेम करना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस याद रखिए जब आप ऐसे डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब आप एक्सपोनेंशियल को ऐड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, जब आप ऐसे दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हो तब आप एक्सपोनेंशियल को बेसिकली ऐड करते हो। तो ठीक है, तो 5.6 और 6.9 को तो आप मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ये मेन डिजिट्स है, बट एक्सपोनेंशियल जो है 10⁻5 और 10⁻8 उसे ऐड करोगे तो हो जाएगा 10⁻5 + 8। तो अब ये दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 38.64, और 5 + 8 को ऐड करोगे तो आएगा 10⁻13। तो ये आंसर हुआ 38.64 इंटू 10⁻13। बट हमने देखा है हमें लिखना है n इंटू 10⁻n के वे में। n जो है एक सिंगल डिजिट होना चाहिए, तो इसलिए सिंगल डिजिट के लिए हम उसे कैसे करेंगे, यहाँ पे पॉइंट को यहाँ इस तरफ घसकाएंगे। सिंगल डिजिट मतलब पॉइंट के पहले हमें सिर्फ एक डिजिट चाहिए, तो हम यहाँ पे पॉइंट को यहाँ घसकाएंगे। अब हम पॉइंट को लेफ्ट साइड में सरका रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव में और एक नंबर ऐड होगा, तो ये ऐड हो गया, ये 14 हो गया। अब फाइनल आंसर है 3.864 इंटू 10⁻14। इसी तरह से हम डिवीजन जो है वो भी कर सकते हैं, बट नेक्स्ट एग्जांपल वापस मल्टीप्लिकेशन का है, वो भी नेगेटिव एक्सपोनेंशियल्स के साथ।
तो वापस देखिए यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन साइन है, इसलिए हम एक्सपोनेंशियल्स को जो है सेम नहीं करेंगे, बस हमें ऐड करना है। और जो मेन डिजिट्स है दैट इज 9.8 और 2.5 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 9.8 और 2.5 को मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पे जो है 10⁻² प्लस -6 को ऐड किया है, तो यहाँ पे -2 और -6 को हमें सिर्फ ऐड करना है। तो यहाँ पे जो है 9.8 इंटू 2.5 को हमने मल्टीप्लाई करके आंसर लाया 24.50 इंटू, अभी जो है 10⁻² प्लस 10⁻6 है, उसे हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली आपका माइनस और माइनस साइन जो है -2 और -6 आपस में ऐड हो जाएगा, बट माइनस साइन रहेगा, तो हो जाएगा 10⁻8। बट यस, पॉइंट के पहले हमें सिर्फ एक डिजिट चाहिए, इसलिए मैं पॉइंट को वापस लेफ्ट में सरकाऊंगी, जिससे नेगेटिव में एक वैल्यू कम हो जाता है। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल रहे तो याद रखें लेफ्ट में पॉइंट को सरकाने के बाद वैल्यू इंक्रीज होता है बाय जितना भी आप पॉइंट सरकाओगे उतना इंक्रीज होगा, और नेगेटिव में एक्सपोनेंशियल रहे तो जितना भी आप पॉइंट सरकाओगे उतना वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ हमने एक पॉइंट सरकाया है, इसलिए एक वैल्यू डिक्रीज होगा और वो हो जाएगा 10⁻7। तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और इसके बावजूद आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर askyourdoubt04@gmail.com पे। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए। और जाने से पहले रिफ्लेक्ट, सॉल्व, क्रिएट, ग्रो एंड थिंक, ये जो 5 मेन थिंग है जो आपको हेल्प करता है लर्न करने में। तो जो लर्निंग का प्रोसेस है वो किससे बना है? रिफ्लेक्ट, सॉल्व, क्रिएट, grow and think. And thanks for watching and stay tuned.